Welcome you again in the class of TOC Theory of Computation। आज की इस क्लास के अंदर अपन लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा क्या होता है वो उसको अपन देखेंगे। रिकर्सिवली इन्यूमरेबल और रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज जो अपन कहते हैं, रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज वो क्या होती है, किस तरीके से होता है वो अपन देखेंगे। पुश डाउन ऑटोमेटा के अंदर ही अगर अपन आगे का जो क्लासिफिकेशन था जिसको हम बोलते हैं लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा वो अपन देखेंगे। उसके बाद ट्यूरिंग मशीन के अंदर क्या चेंजेस करें कि वो लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा बन जाता है। तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आज अपन देखते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सो आई होप आप हर चीज़ को समझेंगे और कुछ समझ में नहीं आए तो क्वेश्चंस पूछेंगे। शुरू करते हैं। सो you know this diagram very well। इसको अपन लास्ट में क्लासिफिकेशन के रूप में भी देखेंगे जो कि पूछा जाता है। सो वी हैव अ ग्रामर। ग्रामर अपन ने अभी तक पढ़ी है, रेगुलर ग्रामर अपन ने पढ़ रखी है। अपन ने रेगुलर ग्रामर पढ़ा था। रेगुलर ग्रामर की फॉर्म होती है ए प्रोड्यूसेस ए अल्फा। अपन ने दिखा था A produces अल्फा, या कुछ भी कह सकते हैं अपन S produces A अल्फा ऑब्लिक बीटा और S produces अल्फा A ऑब्लिक बीटा। ये ग्रामर है। अगर किसी ग्रामर के प्रोडक्शंस की फॉर्म इन दो रूप में हो, लेफ्ट रिकर्सिव या लेफ्ट लीनियर या राइट लीनियर, है ना। रिकर्सिव लीनियर है, लेफ्ट लीनियर या राइट लीनियर, इस इन कुछ फॉर्म्स में अगर आपकी हो तो अपन इसको क्या बोलेंगे, इट इज इन द फॉर्म ऑफ टाइप 3 ग्रामर, जिसको अपन क्या बोलते हैं, रेगुलर ग्रामर। फिर अपन ने कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में देखा था। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में ए प्रोड्यूसेस अल्फा, वेयर अल्फा इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड टर्मिनल्स। ठीक है, वेरिएबल्स और टर्मिनल का कॉम्बिनेशन जो होता है उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको अपन बोलेंगे अल्फा। तो अगर किसी भी ग्रामर के अंदर इस फॉर्म में है ए प्रोड्यूसेस अल्फा, इट मींस ए जो है वो इस टाइप की ग्रामर प्रोड्यूस कर रहा है कि यहाँ पर जो आ रहा है वो वेरिएबल्स और टर्मिनल्स का कॉम्बिनेशन है। क्या है, वेरिएबल्स और टर्मिनल का कॉम्बिनेशन है। ओके, वेरिएबल्स और टर्मिनल का कॉम्बिनेशन है, देन दैट ग्रामर इज नोन एज अ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। आज अपन कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर बोलेंगे, जिसको अपन टाइप 1 कहते हैं, इसको टाइप 0 कहते हैं, इसको इसको टाइप 3 कहते हैं, टाइप 2 कहते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 0। आपको ध्यान में दो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में दो नॉर्मल फॉर्म में बताई थी, गिबेक नॉर्मल फॉर्म और चॉमस्की नॉर्मल फॉर्म। उसके ऊपर अपन ने एग्जांपल भी किए थे, उसकी फॉर्म भी बताई थी, तो आप उसको भी प्लीज याद रखें। साथ ही कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर आज अपन देखेंगे अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर, जिसके अंदर रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज आपकी आती है, उस टाइप के क्या आता है वो अपन देखेंगे। साथ ही अपन ने देखा था लास्ट क्लास के पहले क्लास में देख रखा है कि अगर कोई ग्रामर जो है वो रेगुलर ग्रामर है तो इसके द्वारा जनरेट की गई लैंग्वेज जो है वो क्या कहलाएगी, रेगुलर लैंग्वेज। सिमिलरली अगर कोई ग्रामर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है तो उसके द्वारा जनरेट की गई लैंग्वेज क्या कहलाएगी, आपकी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। इन द सेम वे, इफ द ग्रामर इज अ कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर, then that grammar is known as then the language is known as a context sensitive language। कहने का मतलब ये जो ग्रामर है ये जिस लैंग्वेज को जनरेट करती है वो कहलाती है लैंग्वेज। ठीक है, ये ग्रामर जिसको जनरेट करती है वो कहलाती है लैंग्वेज। तो इस रेगुलर लैंग्वेज से रेगुलर ग्रामर जनरेट होती है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज जनरेट होती है, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर से कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज जनरेट होती है, और आपका अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर से अनरिस्ट्रिक्टेड लैंग्वेज जनरेट होती है। तो ये आपका है ग्रामर, ये आपका है लैंग्वेज। लैंग्वेज किस लिए होते हैं, किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी प्रकार मशीन, एक मशीन होती है एम, ये बताएगा कि ये एक्सेप्टेड है या नहीं है, एक्सेप्टेड है या नहीं है। एक्सेप्टेड है या नहीं का मतलब क्या हो गया, एक्सेप्टेड है या नहीं से मतलब क्या हो गया, देखें यहाँ पर
ये लैंग्वेज सपोज इसने A, B फॉर एग्जांपल किसी स्ट्रिंग को इसने जनरेट किया, इस ग्रामर ने एक स्ट्रिंग जनरेट की, ये वाली, ये आपकी लैंग्वेज है। तो ये लैंग्वेज जो है वो मशीन के ऊपर डाल के अपन चेक करेंगे कि जो इस लैंग्वेज से बनने वाली जो स्ट्रिंग है, ये जो स्ट्रिंग है वो अगर मशीन में एक्सेप्ट हो जाती है पर्टिकुलर मशीन में, तो वो उसको बिलोंग करती है। फॉर एग्जांपल ये वाली स्ट्रिंग मैंने फाइनाइट ऑटोमेटा में अप्लाई की और वो एक्सेप्ट हो जाती है उस पर्टिकुलर फाइनाइट ऑटोमेटा के लिए, तो वो लैंग्वेज क्या कहलाएगी? आपकी रेगुलर लैंग्वेज कहलाएगी। सिमिलरली कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज द्वारा जो लैंग्वेज स्ट्रिंग जनरेट होती है, वो जिसके द्वारा एक्सेप्ट होती है वो अपना क्या होता है? पुश डाउन ऑटोमेटा, PD होता है। ये भी अपन ने देखा था। सिमिलरली कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज, इसके द्वारा जो जनरेट होती है स्ट्रिंग, वो जो एक्सेप्ट होता है लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा, जो कि आज अपन देखेंगे। और ट्यूरिंग मशीन अपन कुछ 2-3 क्लासेस में देख चुके हैं। ट्यूरिंग मशीन क्या होता है, उसमें टेप होती है, हाल्टिंग ट्यूरिंग मशीन होता है, नॉन हाल्टिंग ट्यूरिंग मशीन होता है, बहुत सारे अलग अलग चेंजेस भी अपन ने उसमें देखे थे। ठीक है, so we already discussed these all things, okay? So I request you कि इसको अपन ने बहुत सी बार देख लिया है, तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि जो भी TOC होती है उसके अंदर एक तो ग्रामर होती है, एक लैंग्वेज होती है और एक मशीन होती है। और इसी के साथ कौन सी लैंग्वेज किसके साथ है, कौन सी ग्रामर किसके साथ है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये आपको याद है, इट मींस यू कैन नो वेरी वेल कि भाई कहाँ से कौन सी चीज आपकी आ रही है। Any doubt till now? ये आपको याद है या नहीं याद है, जल्दी से बताइए। Any question, any doubt till now? Tell me. Okay. Very good. Good. So I request you please इसको आप 2-3 बार देख के याद कर लें। इसको मैं कम से कम 2 से 3 बार बता चुका हूँ बहुत सारे लेक्चर्स में। Now, linear bounded automata. See, the words are, the first word is a linear, then bounded, then automata. Automata words अपन कितनी बार यूज कर चुके हैं, फाइनाइट ऑटोमेटा वगैरह बहुत सारी चीजें यूज कर चुके हैं। तो यहाँ बाउंडेड का मतलब क्या है? देखो, अपन ने इसको कहीं ना कहीं बाउंड करते हैं अगर किसी चीज को। फॉर एग्जाम्पल अपन ने देखा था कि जो टेप होता है ट्यूरिंग मशीन के अंदर, वो दोनों एंड उसके इनफाइनाइट होता है। ठीक है, उसके अंदर मैंने एक मॉडिफिकेशन बताया था, सेमी इनफाइनाइट। सेमी इनफाइनाइट में क्या होता है? एक तरफ आपका स्ट्रिंग होती है, ब्लैंक्स नहीं होते, और एक तरफ आपका इनफाइनाइट टेप की साइज होती है। तो ट्यूरिंग मशीन के अंदर आपकी जो टेप होती है वो इनफाइनाइट होती है। इनफाइनाइट मतलब दोनों एंड में बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है, अनंत काल, अनंत नंबर ऑफ टाइम्स अपन वैल्यू को पुट कर सकते हैं। बट इन द केस ऑफ लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा क्या है? A Turing machine that uses only the tape space occupied by the input. अगर आप for an example you are going to watch a movie in a cinema hall and you book the seats according to the input members. Suppose you are 5 members, then you book 5 seats. For example, if you wish to go along with your family members and members are 10, then you book the seat 10. सो इट इज अ बाउंडेशन, जो आप लेके जाओगे उतनी ही आप सीट्स या जो भी वैल्यूज को आप बुक कर रहे हैं। यदि ट्यूरिंग मशीन के अंदर जो टेप की साइज है उसको इनफाइनाइट ना रखते हुए उसकी साइज इनपुट की साइज के बराबर कर दी जाए, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा। इनपुट इज कॉल्ड लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा, LBA भी इसको बोलते हैं, लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा। तो ट्यूरिंग मशीन, तो याद रखिएगा ट्यूरिंग मशीन इसलिए मैंने आपको पहले पढ़ाया है। आप सोच रहे होंगे कि सर लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा ट्यूरिंग मशीन तो बाद में आता है और लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा पहले आता है, लेकिन आपने पहले ये क्यों पढ़ाया? तो ट्यूरिंग मशीन पहले आपको इसलिए पढ़ाया ताकि आपको पता चले कि ट्यूरिंग मशीन की जो टेप होती है उसके दोनों एंड इनफाइनाइट साइज के होते हैं, लेकिन उस टेप की साइज जो है, जो टेप की साइज है उसको अगर फिक्स कर दें अकॉर्डिंग टू द इनपुट स्ट्रिंग साइज, then that Turing machine is known as a linear bounded automata. So it is the simplest definition. I hope you remember this. Now it is a non-deterministic Turing machine with tape size is equivalent to the input. See, the words come non-deterministic. Non-deterministic it means for a particular input we have multiple path to go. मल्टीपल पाथ टू गो का मतलब क्या हो गया?
अगर आपके पास सपोज किसी करंट स्टेट पे एक इनपुट आता है तो उस इनपुट के आने के बाद आप मल्टीपल स्टेट्स पे जा सकें, नॉट ए स्पेसिफिक स्टेट, आप और भी बहुत सारे स्टेट्स में जा सकते हैं, देन इट इज सिंपली नोन एज अ नॉन डिटरमिनिस्टिक। एक और चीज अपन ने पुश डाउन ऑटोमेटा पढ़ा था। पुश डाउन ऑटोमेटा से ज्यादा पावरफुल होता है आपका लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा। ठीक है, ये चीज आप याद रखें, लिखा है लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा इज मोर पावरफुल देन द पुश डाउन ऑटोमेटा। नाउ द डेफिनेशंस, नाउ द लैंग्वेज क्या होती है, किस तरीके से होती है वो अपन देखते हैं। So the tape is bounded, use two symbol shows the ending tape $। देखो इसके लिए आप कुछ भी ले सकते हो, आप अलग अलग बुक्स में पढ़ोगे आपको हो सकता है अलग अलग मिले, आप अपने अनुसार भी कह सकते हैं। सपोज आप एल और आर भी लिख सकते हैं इसकी जगह, जो भी सिंबल आप लेना चाहें। तो यहाँ पे अपन ने क्या लिया, डॉलर लिया है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है से लेफ्ट हैंड। डॉलर क्या रिप्रेजेंट करेगा, आपका लेफ्ट हैंड, क्योंकि अगर आप कहीं भी टेप आपकी एंड हो रही है तो यहाँ पे बताना पड़ेगा कि यहाँ पे ये एंड है और यहाँ पर आपका राइट वाला एंड है। तो ये कैसे पता चलेगा हेडर को, ये डॉलर दिखेगा तो समझ जाएगा कि यहाँ पर ये एंड है, यहाँ पर सी दिखेगा तो समझ जाएगा कि यहाँ पर क्या है, एंड है। तो एंड को इंडिकेट करने के लिए जो रीड राइट हेड है तो कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे आपकी टेप क्या हो चुकी है, एंड हो चुकी है। फॉर दैट इट यूजेस द सिंबल्स, द फर्स्ट इज डॉलर एंड देन सी क्रॉस। सो ये जो है ये आपका लेफ्ट हैंड को शो करता है, ये आपका राइट हैंड को शो करता है। Then the language accepted by the linear bounded automata is known as a context sensitive language। अभी अपन ने शुरू में मैंने आपको इसलिए डायग्राम बताया था कि जो ग्रामर है वो आपकी कहलाती है कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर, और इसके द्वारा जो लैंग्वेज जनरेट होती है उसको बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज। और जो अपन कह सकते हैं मशीन होती है उसको हम बोलते हैं लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा। तो यहाँ पर एक ही चीज अपन पढ़ रहे हैं, दैट इज कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज, ग्रामर और लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा। तीनों एक ही चीज है, एक ग्रामर है, एक लैंग्वेज है, एक आपका मशीन। देन जनरेटेड बाय द कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर, so the language accepted by the linear bounded automata। वही चीज मैंने आपको बताई थी, मशीन जिस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करती है उसको अपन वो लैंग्वेज बोलते हैं। जैसे लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा किसको एक्सेप्ट करती है, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज को। फाइनाइट ऑटोमेटा किसको करती है, रेगुलर लैंग्वेज को। ट्यूरिंग मशीन किसको करती है, रिकर्सिवली न्यूमेरेबल लैंग्वेज को। ये चीजें हैं। नाउ लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा डिफाइन, देखो यहाँ पर क्या क्या टपल्स हैं। शुरू में अपन ने 5 टपल होती हैं, फिर 7 होती हैं, 9 वेरिएबल्स हैं। 9 क्या है, ये दोनों एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा किसके लिए, लेफ्ट और राइट एंडिंग पॉइंट है आपके। तो क्यू आपको पता है, क्यू सेट ऑफ इनपुट स्टेट्स आपकी है। समेशन इनपुट अल्फाबेट्स या सिंबल्स अपन कह सकते हैं। टॉय आपका टेप अल्फाबेट्स है। ट्रांजैक्शन फंक्शन ये आपका ट्रांजैक्शन फंक्शन है। क्यू नॉट ये आपकी इनिशियल स्टेट है। बी इज अ ब्लैंक वेरिएबल। F is a set of finite states. Dollar and C cross are the ending point of the tape. तो जो लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा होता है, इट इज नथिंग बट टपल ऑफ 9 वेरिएबल्स। ये सारे 9 वेरिएबल्स हैं जो भी अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, ये दैट इज अ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स, इनपुट अल्फाबेट्स और सिंबल। टॉय इज अ टेप अल्फाबेट। Transaction function, Q naught is an initial state, blank we can say it is a use to represent the blank. F is a set of finite state, left endpoint dollar and C cross is a right endpoint symbol। तो ये सारे आपके टपल्स हैं जो कि आपके लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा में आती है। एक चीज आपको नोट करनी है, जो कि नॉन डिटरमिनिस्टिक होता है, जो भी नॉन डिटरमिनिस्टिक होता है उसमें पॉसिबल स्टेट 2 की पावर में आता है। ये मैंने आपको हर बार बता रखा है। तो अगर जनरली अपन देखेंगे तो जो ट्यूरिंग मशीन है आपका, उसके अंदर अपन जब किसी स्टेट पे इनपुट अल्फाबेट्स रीड करते हैं टेप से, तो आपके पास किसी और स्टेट में आप जाओगे, टेप का कोई अल्फाबेट चेंज होगा और इसी के साथ आप लेफ्ट या राइट में मूव करते हो। डिटरमिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन की बात कर रहा हूँ।
और नॉन डिटर्मिनिस्टिक की बात करें तो इसको 2 की पावर में लगा दो, तो 2 की पावर में जैसे आप लगाओगे तो ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक बन जाता है। तो नॉन डिटर्मिनिस्टिक के अंदर इतने पॉसिबल वेज हो सकते हैं। अगर किसी स्टेट पे आप कोई वेरिएबल्स रीड कर, कोई सिंबल रीड कर रहे हैं टेप से, तो 2 की पावर इतनी स्टेट पे आप पहुंच जा सकते हैं, इतने पॉसिबल पाथ हो सकते हैं आपके लिए। सो इट इज नथिंग बट द ट्रांजैक्शन फंक्शन क्या होता है वो इस तरीके से बताया गया है। सो अगेन, व्हाट इज अ लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा? इट इज नथिंग बट अ ट्यूरिंग मशीन which length or which size is equals to the input string. It linear bounded automata contains the 9 symbols. कौन कौन से 9 symbols होते हैं, 9 tuples होते हैं, ये अपन देख चुके हैं। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड। समझ में आया आपको ये व्हाट इज अ लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा? आगे बढ़े, यस और नो? लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं। जल्दी से बताइए, समझ में आया लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा? Yes, okay, thank you. So, see, here is a tape which having some size. It is shows left hand point, it is shows right hand point, and it is a read write head. Now, context sensitive grammar. अभी अपन ने क्या पढ़ा कि लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा क्या होता है। अब अपन पढ़ रहे हैं ग्रामर। ग्रामर क्या करती है? लैंग्वेज को जनरेट करती है ना? जनरेट द लैंग्वेज, और लैंग्वेज जो स्ट्रिंग जनरेट करती है वो एक्सेप्टेड होती है किसके द्वारा? मशीन द्वारा। तो अपन ग्रामर की बात करें तो मैंने आपको बताया था जो रेगुलर ग्रामर होती है, तो रेगुलर ग्रामर के अंदर जो फॉर्मेट होता है वो आपका होता है ग्रामर के अंदर जो प्रोडक्शंस होते हैं उसका जो फॉर्मेट होता है वो होता है आपका फॉर एग्जांपल एस प्रोड्यूसेस ए अल्फा ऑब्लिक बीटा और एस प्रोड्यूसेस अल्फा ए ऑब्लिक बीटा, ये अपन ने देखा था। दैट इज टाइप 3 ग्रामर। उसी प्रकार टाइप 2 ग्रामर मैंने आपको बताया था जिसको हम बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। उसके क्या फॉर्मेट होता है? ए प्रोड्यूसेस अल्फा, वेयर अल्फा इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टर्मिनल्स एंड वेरिएबल्स, ये अपन ने देखा था। दैट इज अ टाइप 2 ग्रामर। नाउ टाइप 1 ग्रामर जिसको हम बोल रहे हैं दैट इज कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज। सो इट इज कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर। टाइप 3 ग्रामर पढ़ रहा है दैट इज अ कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर, और इसके द्वारा जो लैंग्वेज होती है वो कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज कहलाती है। और जो मशीन बताती है कि एक्सेप्टेबल है या नहीं उसको हम बोलते हैं लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा। ठीक है, आई होप यू क्लियर ऑल द थिंग्स। नाउ टाइप 1 ग्रामर, इसको अपन क्या बोलते हैं? टाइप 1 ग्रामर। तो मैंने आपको टाइप 3 पढ़ाया, टाइप 2 पढ़ाया, अपन टाइप 1 पढ़ रहे हैं अपन। सो a context sensitive grammar is nothing but a grammar is a 4 tuple variables। कौन कौन से होते हैं आपके? V, T, P, S। V stands for variable, T stands for terminal, P stands for production, S stands for आपका start symbol। यहाँ पे प्रोडक्शन जो होगा उसकी फॉर्म क्या होगी? ये आपके वेरिएबल्स देती है, और प्रोडक्शन की फॉर्म क्या होगी? V produces X where। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात, अभी तक किसी भी ग्रामर में आपने देखा होगा, सपोज ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपका राइट हैंड साइड है, तो जो टाइप 3 ग्रामर थी और टाइप 2 ग्रामर थी, इसके लेफ्ट हैंड साइड में सिंगल यानी कि 1 वेरिएबल था, और राइट हैंड साइड में वेरिएबल्स और टर्मिनल का कोई भी आपका कॉम्बिनेशन हो सकता है, मतलब 2 या मोर देन 2 कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। बट टाइप 1 एक ऐसा ग्रामर है जिसके लेफ्ट हैंड साइड में, जो लेफ्ट हैंड साइड है वहां पर टर्मिनल भी हो सकते हैं, वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, और राइट हैंड साइड में भी टर्मिनल भी हो सकते हैं, वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स और यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स वो यहाँ पर कम वेरिएबल्स होंगे। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 2 वेरिएबल्स या टर्मिनल्स हैं तो यहाँ पे 2 या 2 से अधिक आपके होने चाहिए। ठीक है, 2 जनरली अपन अधिक मानते हैं, मतलब। और दूसरी चीज यहाँ पे अभी तक हमेशा अपन ने वेरिएबल देखा था लेफ्ट हैंड साइड में, बट अब लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल के साथ साथ आपका टर्मिनल भी होगा। किसके अंदर? अपन बात कर रहे हैं टाइप 1 ग्रामर। तो टाइप 1 ग्रामर एक ऐसी ग्रामर है जिसके लेफ्ट हैंड साइड में आपका वेरिएबल और टर्मिनल का कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है,
और राइट हैंड साइड में तो वेरिएबल टर्मिनल का कॉम्बिनेशन होता ही है। लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी सिंबल्स हैं, सिंबल मतलब टर्मिनल वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, उनकी जो संख्या है वो हमेशा राइट हैंड साइड से कम होनी चाहिए। दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर। So, there is very important concept is that the size of left hand side number of symbols must be less than or equals to the number of symbol to the right hand side. So, the production P are in the form of X produces Y. ये सबसे important चीज़ है कि जो प्रोडक्शन की फॉर्म होती है वो X प्रोड्यूसेस Y होती है। अब मैंने आपके याद रखने के लिए लिखा भी है कि टाइप 3 ग्रामर होती है, उसका ये वाला सिंटैक्स होता है, उसके अंदर जो प्रोडक्शन होते हैं वो इस फॉर्म में होते हैं। टाइप 2 जो होता है उसके अंदर जो प्रोडक्शन होते हैं वो इस फॉर्म में होते हैं, और टाइप 1 जो है उसका जो प्रोडक्शन है वो इस फॉर्म में। तो ये प्लीज आप याद रखिएगा कि किस ग्रामर के अंदर के जो प्रोडक्शंस होते हैं उनकी स्वरूप कैसा होता है, उनका फॉर्म क्या होता है। तो ये टाइप 3 था, जिसको हम बोलते हैं रेगुलर ग्रामर। टाइप 2 जिसको कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर बोलते हैं, और ये टाइप 1 है जिसको हम बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर था ये, और ये अपना कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर है टाइप 1। टाइप 3 कॉन्टेक्स्ट लीनियर अपन कह सकते हैं। टाइप 3 ग्रामर आपका रेगुलर ग्रामर। टाइप 2 जो है आपका दैट इज यू कैन से कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, और टाइप 1 जो है वो आपका कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर। तो ये आपका टाइप 3, टाइप 2 एंड टाइप 1 आपका है। Similarly, X and Y are the combination of variables and terminals. That is very important line. अभी तक अपन ने जितने भी ये एग्जांपल देखे थे, टाइप 2 देखा था, टाइप 3 देखा था, उसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड में सिंगल वेरिएबल था, हमेशा सिंगल वेरिएबल था। बट ये एक पहला ऐसा टाइप है, आगे भी और आएगा नेक्स्ट वाला, X and Y जो कॉम्बिनेशन है किसका, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड टर्मिनल्स का। The grammar type 1 grammar is called context sensitive grammar. तो इस ग्रामर को अपन क्या बोलते हैं, context sensitive grammar कहते हैं। And the language generated by the type 1 is known as a context sensitive language. तो ग्रामर होगी, लैंग्वेज होगी। ग्रामर के अंदर प्रोडक्शन क्या फॉर्म होगा, X produces Y, where X and Y are the combination of variables and terminal। प्लस सिंबल लगाया मतलब एटलीस्ट 1 तो होगा, स्टार लगाया तो नल भी हो सकता था। Similarly, the machine which accepted the context sensitive language is called the linear bounded automata। सिंपल सी बात है, ग्रामर, लैंग्वेज और मशीन। नाउ एग्जांपल की बात करते हैं। दैट इज द सिंपलेस्ट एग्जांपल। ज्यादा एग्जांपल इसमें नहीं पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा जो एग्जाम में पूछा जाता है वो रेगुलर लैंग्वेज और कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। इनमें से क्वेश्चंस आपके ज्यादा आते हैं। गेट की बात करें तो इनमें से भी क्वेश्चंस आते हैं, पर अगला वाला जो टॉपिक है उसमें से ज्यादा आता है। ट्यूरिंग मशीन, हॉल्टिंग, नॉन हॉल्टिंग, डिसाइडेबल, नॉन डिसाइडेबल, उस टाइप के क्वेश्चंस आपके ज्यादा आता है। ठीक है, सो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द लैंग्वेज जनरेटेड बाय द फॉलोइंग कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर। एक ग्रामर दे रखी है आपको, ये वाली आपको ग्रामर दे रखी है। ठीक है, ये आपको ग्रामर दे रखी है और आपको इसमें पूछा है कि इस ग्रामर के द्वारा कौन सी लैंग्वेज आपकी जनरेट हो रही है। तो देखो यहाँ पर आप इस ग्रामर को देखोगे तो आज तक आपने ऐसी ग्रामर नहीं देखी होगी जिसके लेफ्ट हैंड साइड में आपको एक से अधिक सिंबल्स मिलेंगे। तो यहाँ पे एक से अधिक सिंबल्स भी हैं और वह सिंबल्स कॉम्बिनेशन है टर्मिनल्स और वेरिएबल्स का। तो ये आपकी ग्रामर आ गई। अब अपन को क्या करना है, आप सिंपल सा भी चेक कर सकते हैं। जैसे मैं अपना सॉल्यूशन लेके आया हूँ, पर मैं कोई दूसरा सॉल्यूशन बताता हूँ। जैसे एस से मैं क्या लिख सकता हूँ, एस से लिख सकता हूँ मैं ए बी सी, और एस से मैं क्या लिख सकता हूँ, स्मॉल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। अब आगे देखो, अब किसको कन्वर्ट कर सकता हूँ, देखो इस ए बी को इससे रिप्लेस कर सकता हूँ। ए बी क्या है, बी ए है। तो यहाँ पर मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ, इस ए बी को। एक मिनट, एक बार पर लेते हैं अलग, फिर से समझाता हूँ ताकि आपको क्लियरली अच्छे समझ में आए ये चीजें। सी एस एक तो प्रोड्यूस कर रहा है आपका ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। अब इनको तो मैं अलग लिख सकता हूँ क्योंकि इतना ही है, लेकिन अगले वाले को मैं अलग नहीं लिखूंगा। एस प्रोड्यूस कर रहा है आपका
ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी और सी। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि दो या दो से अधिक का कॉम्बिनेशन भी सब्स्टिट्यूट हो रहा है। पिछली बार अपन इसको अलग इसलिए लिख सकते थे पिछली लैंग्वेजेस में, क्योंकि वहां पे एग्जैक्टली वन वेरिएबल आपका चेंज हो रहा था। तो ये तो टर्मिनल है, टर्मिनल को अलग लिख सकते हैं, टर्मिनल को तो आप सीधा लिख दो। अब देखो इसके अंदर यहाँ पर क्या है, कैपिटल सी है, ए बी है। अब इस एस में ये जो ए बी है उसको अपन रिप्लेस कर सकते हैं बी ए के साथ, इस ए बी को अपन रिप्लेस कर सकते हैं बी और ए के साथ। तो क्या बचा, ए बी ए सी। अब ये कैपिटल ए और कैपिटल सी आया, कैपिटल ए और कैपिटल सी आया। इस कैपिटल ए और कैपिटल सी को बी, स्मॉल बी सी से रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसको आज आप रिप्लेस कर सकते हो कैपिटल बी, स्मॉल बी, सी और सी, और इस ए बी को इसके आगे लिख लीजिए। तो आपके पास क्या आ गया, ए कैपिटल बी, ए बी कैपिटल बी, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल सी। तो ये आपका स्मॉल सी आ चुका है। अब देखो ये एक और आया, स्मॉल बी कैपिटल बी, स्मॉल बी कैपिटल बी। इस स्मॉल बी कैपिटल बी को अपन कैपिटल बी और कैपिटल बी और बी से अपन रिप्लेस कर सकते हैं। तो अपन रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ देखो स्मॉल बी और इसको कैपिटल बी और बी से रिप्लेस कर दिया। उसके आगे ए है, फिर आपका बी है, देन सी, देन सी। तो ये जो आया उसको अपने रिप्लेस किया इससे, ठीक है, इस वाले से रिप्लेस किया, इसको इस वाले से रिप्लेस किया, इसको अपन ने इस वाले से रिप्लेस किया। इस तरीके से आपका आंसर आते जा रहा है। अब अगला देखो, ये स्मॉल ए और कैपिटल बी। स्मॉल ए कैपिटल बी को अपन रिप्लेस कर सकते हैं। या तो इसको मैं रिप्लेस करूंगा स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल ए, बाकी पूरा लिख दूंगा बी, बी, सी, सी। या फिर इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ डबल ए, कैपिटल ए और ये सारा स्मॉल ए, सॉरी स्मॉल ए तो नहीं आएगा, इसी को तो सब्स्टिट्यूट किया है, आएगा आपका बी, बी, सी और सी। ठीक है, अब कैपिटल ए आ गया, कैपिटल ए को अपन रिप्लेस कर सकते हैं क्या क्या चीज के, कैपिटल ए और बी, कैपिटल ए और बी, ये आ गया अगेन, कैपिटल ए और बी आ गया, अगेन कैपिटल ए बी आ गया, और यहाँ पे आपका कैपिटल ए स्मॉल बी, उसको वापस अपन बी ए में रिप्लेस कर सकते हैं, इसको वापस अपन बी ए में रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पर आपका ए है, यहाँ पर आपका बी है, यहाँ पर सी, यहाँ पर सी है, अगेन आपका ए बी है क्या कुछ, यहाँ पर आपका ए आ चुका है, देन ए बी अगेन बी ए में रिप्लेस होगा, अगेन ये बी ए में रिप्लेस होता जाएगा। और कोई सब्स्टिट्यूट है क्या यहाँ पर, ए बी को अपन ने बी ए में रिप्लेस किया था, अगेन हाँ ये आया आपका ए बी को अपन बी ए में रिप्लेस करेंगे, फिर आपका सी आ जाएगा, तो सी को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, वो तो आया नहीं, ठीक है। अगेन इस ए बी को अपन रिप्लेस कर सकते हैं बी ए में, इस वाले ए बी को रिप्लेस कर दो आप बी ए में, सी सी, इसके आगे ए बी आ गया, देन ए सी, और ये कैपिटल ए सी अपने पास स्मॉल ए सी आ रहा है, तो ये आगे सब्स्टिट्यूट इसमें नहीं होगा, ठीक है। तो आपके पास एट द एंड क्या जनरेट हुआ, डबल ए, डबल बी, डबल सी, ठीक है। तो ये आपके छोटे छोटे चेंजेस हैं, इन चेंजेस से अपन क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट, इन सब्स्टिट्यूट से अपन लैंग्वेज फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये लैंग्वेज क्या है, ए की पावर 2, बी की पावर 2, सी की पावर 2, ये ए की पावर 1, बी की पावर 1, सी की पावर 1। सिमिलरली ये सब्स्टिट्यूट करते हैं ना अपन, कहीं मिस्टेक हो रही है मैं चेक कर लेता हूँ, ये सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आपके पास आता ए की पावर n, बी की पावर n, सी की पावर n। तो अपन क्या कह सकते हैं, ये जो ए की पावर n, बी की पावर n, सी की पावर n है, ये लैंग्वेज किसके द्वारा जनरेट की जा रही है, इस ग्रामर के द्वारा। तो ये जो ए की पावर n, बी की पावर, सी की पावर n है, ये पुश ऑटोमेटा से एक्सेप्ट नहीं होती है, आपका फाइनल ऑटोमेटा से भी एक्सेप्ट नहीं होती है, लेकिन ये लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा जो है उससे अपन इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। ट्यूरिंग मशीन से भी कर सकते हैं, ट्यूरिंग मशीन तो और एडवांस वाला है, लेकिन उससे पहले क्या था, लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा। तो लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा ये इसको एक्सेप्ट करता है, ठीक है। और ये जो मैं लिख के लाया वो देख लो, कहीं मिस्टेक होगी तो चेक हो जाएगी। सो एस इज रिप्लेस विद स्मॉल ए, कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी। फिर अपन ने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया ए बी को सब्स्टिट्यूट कर दिया बी ए के साथ, ए बी को सब्स्टिट्यूट कर दिया, ए बी को सब्स्टिट्यूट कर दिया अपन ने बी ए के साथ।
देन उस AC को अपन लिख सकते हैं जो आपका ये AB को अपन ने BA के साथ रिप्लेस कर दिया। अब इस AC को किससे रिप्लेस कर सकते हैं? कैपिटल B स्मॉल c के साथ। तो इस AB को स्मॉल कैपिटल B स्मॉल b C के साथ अपन ने रिप्लेस कर दिया, बिकॉज AC इज अ B C एंड C। सिमिलरली अब आपके जो पास वेरिएबल आ रहा है उसमें B और स्मॉल b और कैपिटल B, स्मॉल b कैपिटल B आया, उसको अपन स्मॉल कैपिटल B स्मॉल b से इससे रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्शन आपको दे रखा है। तो रिप्लेस कर दिया इसको इससे, तो आपके पास क्या आ गया? स्मॉल a कैपिटल B स्मॉल b स्मॉल c। अब आपके पास स्मॉल AB है, तो इस स्मॉल AB को अपन किससे रिप्लेस कर सकते हैं? या इससे रिप्लेस कर सकते हैं या फिर इससे रिप्लेस कर सकते हैं। तो किसी एक से रिप्लेस कर दें, तो अपन ने इसको किससे रिप्लेस कर दिया? AA BB CC से। तो इस कैपिटल B स्मॉल a कैपिटल B को अपन ने किससे रिप्लेस कर दिया? AA से रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पर क्या गया? AA BB और CC। तो इसी प्रकार अपन कह सकते हैं कि इस लैंग्वेज के द्वारा क्या जनरेट हो रहा है? A की पावर n, B की पावर n, C की पावर n। ठीक है, तो ये छोटा सा एग्जांपल यहाँ तक अपन ने इसको ये जनरेट किया था। तो A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर आया था आपका, वो भी आपका जनरेट होगा। तो आई होप यहाँ तक ये कैसे जनरेट हुआ ये आपको इस ग्रामर से समझ में आया होगा। तो क्या ये एग्जांपल समझ में आया? हाउ वी कैन जनरेटिंग द लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ दिस ग्रामर? जल्दी से बताइए क्या ये एग्जांपल समझ में आया आपको? यस और नो? Are you understood this example or no? जल्दी से बताइए। Okay. So it is very simple and basic example. बाकी पावर जनरेट होगा, there is some miss कह सकते हैं कि कुछ हुआ होगा मेरा, तो मैं चेक कर लूंगा, बिकॉज यहाँ A के साथ C आना चाहिए। एक AB आ गया, AB को फिर अपन ने कन्वर्ट किया तो ACC। तो ACC आपका राइट हैंड साइड में है, यहाँ पर अपना कुछ है नहीं AC, क्योंकि कैपिटल A कैपिटल C आ रहा है आपका, अपन को कैपिटल A कैपिटल C चाहिए। ठीक है, और वहाँ पर स्मॉल c आ रहा है। सो वी नीड टू मेक सम चेंजेस ओवर हियर, और वी अपने पास इसका कुछ होना चाहिए। तो ये ग्रामर अपन ऐड कर लेंगे तो यहाँ पर ये भी जनरेट हो जाएगा। टिल नाउ इट इज ओके, आई विल चेक एंड इन्फॉर्म यू इफ देयर इज अ चेंजेस। नाउ रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज सी, जो मैंने आपको डायग्राम बताया था, उसमें आपका एक ट्यूरिंग मशीन होता है। ट्यूरिंग मशीन जो एक्सेप्ट करता है, एक आपका करता है रिकर्सिव लैंग्वेज और एक आपका करता है रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज। तो दो टाइप की लैंग्वेज है, दो आ रही है। एक आपका है रिकर्सिव लैंग्वेज तो है, लेकिन एक रिकर्सिव और लैंग्वेज के बीच में एक वर्ड आया है इन्यूमरेबल, इसको अपन देखेंगे। फिर एक और वर्ड आया हाल्टिंग ट्यूरिंग मशीन। वह ट्यूरिंग मशीन जो हॉल्ट होती है, हॉल्ट का मतलब क्या होता है? रुकना होता है, स्टॉप होना होता है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट अपन देखेंगे। तो अभी तक अपन ने क्या देखा? अभी तक अपन ने देखा कि अगर किसी ट्यूरिंग मशीन की टेप को इनपुट के बराबर साइज कर दिया जाए तो वो लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा बन जाएगा। लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा जो होता है उसके अंदर जो ग्रामर होती है वो आपका कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर कहलाती है, और जो आपकी लैंग्वेज होती है वो कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज होती है। उस ग्रामर के अंदर जो प्रोडक्शन होता है एक्स प्रोड्यूसेस वाई की फॉर्म में होता है। ये सारी चीजें अभी अपन ने देखी। अब अपन कुछ थोड़ा सा एडवांस देख रहे हैं, दैट इज रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज और रिकर्सिव लैंग्वेज। ये क्या होता है? ये ट्यूरिंग मशीन का पार्ट है, ये टाइप 0 लैंग्वेज है। ठीक है, तो टाइप 0 क्या होती है उसको तो अपन नेक्स्ट लेक्चर में कर पाएंगे, लेकिन आज अपन थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देख लेते हैं ताकि आपको अगले लेक्चर में इजीली समझ में आ जाए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज। सी, so the language accepted by the Turing machine, halting or non-halting, चाहे halt हो, रुके चाहे नहीं रुके, उस it is called the recursively enumerable language। ठीक है, तो वह लैंग्वेज जो कि ट्यूरिंग मशीन के द्वारा एक्सेप्ट होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज। तो एक अपन ने पढ़ा था रेगुलर लैंग्वेज, एक अपन ने पढ़ा था कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज, अब रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज। ठीक है, तो रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज जो होता है ये किसके लिए होता है आपका? इसकी मशीन कौन सी होती है? आपकी ट्यूरिंग मशीन। नाउ सी
दैट इज एन एग्जांपल, क्लासिक एग्जांपल लिया है मैंने आपके लिए, तो प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा। एग्जाम में सीधा है तो एज इट इज लिखना है, कोई भी चेंजेस नहीं करने। तो हियर समेशन स्टार इज अ सेट ऑफ ऑल लैंग्वेजेस, बहुत सारे लैंग्वेज का कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो ये जैसे होता है ना सुपर सेट, मैथ्स में होता है सेट सुपर सेट, सुपर सेट में ऑल यूनिवर्सल को पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, तो इसको अपन सुपर सेट बोलते हैं। तो समेशन स्टार इज नथिंग बट अ सुपर सेट। देन इसमें लैंग्वेजेस होती हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं, एल इज अ गिवन लैंग्वेज, इसमें से अपन ने एक सबसेट लिया जो किसी लैंग्वेज का है, ये पूरा ऑल पॉसिबल स्पेस है, इसमें से अपन ने एक एल लैंग्वेज सबसेट चूज किया है। नो इट इज अ ट्यूरिंग मशीन। अब ट्यूरिंग मशीन क्या होगी, ट्यूरिंग मशीन के ऊपर ये लैंग्वेज होगी वो अप्लाई की जाएगी। अप्लाई करके अपन क्या करेंगे, ट्यूरिंग मशीन के ऊपर चेक करेंगे, तो ये लैंग्वेज चेक होगी किस तरह से होगी ट्यूरिंग मशीन पे, एक्सेप्टेबल है या नहीं है, मतलब आपकी मशीन हॉल्ट हो रही है नहीं हो रही है। तो अगर ये क्या हो रहा है देखो, इफ द इनपुट स्ट्रिंग इज फ्रॉम एल देन द ट्यूरिंग मशीन इज हॉल्ट एट अ फाइनल स्टेट। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, प्लीज स्टूडेंट इसको ध्यान से सुने। ये बहुत यूनिवर्सल सेट था, इसके अंदर एक लैंग्वेज को अपन ने चूज किया, इस लैंग्वेज में से एक स्ट्रिंग निकाली अपन ने। ठीक है, अभी जो स्ट्रिंग आई है ये स्ट्रिंग अपन चेक करेंगे ट्यूरिंग मशीन पे। अगर ये स्ट्रिंग इस लैंग्वेज के अंदर से है तो ये ट्यूरिंग मशीन उसको एक्सेप्ट करेगा एक फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स के बाद, और वो मशीन रुक जाएगी कि हाँ भाई ये स्ट्रिंग जो इसी लैंग्वेज से है, बिकॉज ट्यूरिंग मशीन इज एक्सेप्टिंग दैट लैंग्वेज। सो इफ द इनपुट स्ट्रिंग इज फ्रॉम द L मतलब ये लैंग्वेज, then the Turing machine will halt at a final state। तो Turing machine एक particular final state के बाद halt हो जाएगी and say yes the given string is from a language है, और क्या बोलेगा कि हाँ भाई ये लैंग्वेज जो है वो ये स्ट्रिंग जो है इस लैंग्वेज से है। बट अगर वो स्ट्रिंग उस लैंग्वेज में से नहीं है, देखो यहाँ पर ये जो स्ट्रिंग थी वो लैंग्वेज में थी, लेकिन इस पूरे यूनिवर्सल कॉम्बिनेशन में से अगर अपन ने कोई ऐसी स्ट्रिंग दे दी जो इस लैंग्वेज में से नहीं है, तो क्या होगा, तो ये मशीन हो सकता है रुके, हो सकता है नहीं रुके। मतलब आपका मशीन हो सकता है आपको बोले कि हाँ भाई ये इसमें से नहीं है। ये ट्यूरिंग मशीन क्या कर रहा है, एक आप मान लो कि एक मशीन है उसके अंदर अपन इनपुट दे रहे हैं और वो इनपुट रुक के कह रहा है कि हाँ ये एक्सेप्टेबल है, और हो सकता है रुक के कह रहा है कि हाँ ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर वो एक्सेप्टेबल नहीं है तो वो इनफाइनाइट टाइप, अगर वो नहीं कह रहा है कि मैं रुक नहीं रहा हूँ तो इनफाइनाइट टाइप चलता जाएगा और बोलेगा कि भाई रुकिए मैं प्रोसेस कर रहा हूँ और मैं प्रोसेस करके आपको बताता हूँ कि ये एक्सेप्टेबल है या नहीं है। तो ये कुछ इस तरीके से है। फॉर एन एग्जांपल इन ए हिट एंड ट्राई, अगर आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, आपने उसको सॉल्व करना शुरू किया, ठीक है, और आपने उसको सॉल्व कर दिया फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम, तो आपने बोल दिया कि यस इट इज अ सॉल्यूशन उसका आ गया है। अगर आपका सॉल्यूशन आंसर से मैच हो रहा है, आपका सॉल्यूशन एक पर्टिकुलर वैल्यू को शो कर रहा है, तो अपन कह सकते हैं यस इट इज एक्सेप्टेबल, और नहीं कर रहा तो नो इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। लेकिन कोई उस क्वेश्चन को सॉल्व किए जा रहा है, पूछेगा भाई क्या हुआ, तो बोलेगा आई एम इन प्रोग्रेस, मैं इसको प्रोसेस कर रहा हूँ। तो सिमिलरली अगर ट्यूरिंग मशीन है उसके अंदर एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में से अगर कोई स्ट्रिंग दे रहे हैं और वो लैंग्वेज स्ट्रिंग उस ट्यूरिंग मशीन में एक्सेप्ट हो जाती है, तो नंबर ऑफ स्टेट वो चलेगा, नंबर ऑफ फाइनाइट स्टेट्स वो जाएगा और स्टॉप हो जाएगा, बोलेगा यस इट इज एक्सेप्टेबल। अगर ऐसा नहीं हुआ तो दो केस हो सकते हैं, मे बी आपको कुछ टाइम बाद बोलेगा कि नो इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, या फिर वो इनफाइनाइट टाइम तक प्रोसेस करता रहेगा और आपको बोलेगा कि यस वी कहेगा आई एम इन प्रोग्रेस, मैं इसको चेक कर रहा हूँ कि ये है नहीं है। तो अगर कोई मशीन किसी लैंग्वेज को बता रहा है कि ये रुक भी सकता है, यस इट इज एक्सेप्टेबल, यस इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, और इट मे बी इनफाइनाइट लूप, देन इट इज कॉल्ड एज अ नॉन हॉल्टिंग मशीन। So see, let's see, but if the input string is not from the L, then Turing machine may be halt at non-finite state and or non-finite state पे भी halt हो सकता है, और क्या हो सकता है, fall into the infinite loop and say I am still in processing, please wait, so we are not know whether to wait or quit। तो अपन को नहीं पता, जैसे होता है कभी कोई चीज वीडियो देख रहे होते हैं, कभी तुरंत आ जाता है, कभी नहीं आता है, कभी प्रोसेस करता रहता है, तो इनफाइनाइट लूप में वो चला जाता है सिमिलरली। सो
we can say recursively universal language वह language है that is accepted by Turing machine halting और non halting, कोई भी हो सकता है। तो वह लैंग्वेज जो कि किसी halting Turing machine के द्वारा या फिर किसी non halting Turing machine के द्वारा, मतलब जो इनफाइनाइट लूप में आपकी चलती रहे, उसके द्वारा जो लैंग्वेज एक्सेप्ट होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, रिकर्सिवली यूनिवरेबल लैंग्वेज। तो इसको आपको याद रखना है, द लैंग्वेज which is accepted by Turing machine। और Turing machine कौन सी हो सकती है, halting भी हो सकती है, halting में आपका yes और no आंसर आएगा, और non halting में इनफाइनाइट लूप में तक चलता जाएगा। So the language which is accepted by halting or non halting Turing machine, it is known as a, we can say, recursively enumerable language। कैसे समझ में आया आपको, yes or no जल्दी से बताइए। रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज आपको समझ में आया नहीं आया, टेल मी। एग्जांपल विद डायग्राम्स में आपको, यस यस यस, ओके। नाउ halting Turing machine, सिंपल सा, अगर कोई इनपुट दिया और वो बताएगा कि यस इट इज एक्सेप्टेबल, नो इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, आपको इनफाइनाइट लूप में नहीं डालेगा, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, halting Turing machine। सो वह लैंग्वेज जो कि halting Turing machine के द्वारा एक्सेप्ट होती है या फिर एक्सेप्ट की जाती है, बताई जाती है यस इट इज एक्सेप्टेबल, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, ये halt होती है, उस लैंग्वेज को अपन क्या बोलते हैं, रिकर्सिव लैंग्वेज। एक होता है रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज, इट मींस the machine which is halt or may not halt, it is accepted by the language, that machine is known as a that language is known as a recursively enumerable language। but वह language जो कि halting Turing machine के द्वारा accept होती है, that known as a recursive language। so see, so the Turing machine which always halt, हमेशा रुकेगी, result देगी whatever the input string in the form of language, अगर language से हो चाहे ना हो, the Turing machine is called halting Turing machine। उसको अपन क्या बोलते हैं, halting Turing machine कहते हैं। तो ये आपकी Turing machine है, ये आपको हमेशा दो आंसर देगी, या तो यस या तो नो। पहला वाला क्या था, यस और नो और इनफाइनाइट, तीन ऑप्शंस थे। सो इफ इनपुट स्ट्रिंग इज प्रेजेंट इन द लैंग्वेज, अगर इनपुट स्ट्रिंग इस लैंग्वेज में से है तो Turing machine halt हो जाएगी और बोलेगी यस इट इज फ्रॉम लैंग्वेज, और नहीं है तो Turing machine halt होकर बोलेगी नो इट इज नॉट फ्रॉम द लैंग्वेज। So recursive language, if the language there is a halting Turing machine, that such language is called a recursive language। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा अपन ने कौन कौन सी लैंग्वेज पढ़ी। सबसे पहले पढ़ी रेगुलर लैंग्वेज, फिर अपन ने पढ़ी कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज, फिर अपन ने पढ़ी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज पढ़ी, फिर अपन ने कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज पढ़ी, फिर अपन पढ़ रहे हैं ट्यूरिंग मशीन अपन ने पढ़ लिया। और ट्यूरिंग मशीन के द्वारा कौन सी लैंग्वेज एक्सेप्ट होती है, दैट इज टू टाइप्स ऑफ रिकर्सिव लैंग्वेज और रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज। रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, अगर ऐसी ट्यूरिंग मशीन जो कि होल्ड भी होती हो ना भी होती हो, होल्ड होती हो ना भी होती हो, इनफाइनाइट लूप में भी आपकी जा सकती है, मतलब होल्डिंग और नॉन होल्डिंग ट्यूरिंग मशीन के द्वारा जो लैंग्वेज एक्सेप्ट होती है उसको बोलते हैं रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज। और ऑलवेज मशीन अगर होल्ड होती है उसके द्वारा कोई लैंग्वेज एक्सेप्ट होती है तो उसको बोलते हैं रिकर्सिव लैंग्वेज। ठीक है। सो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो कि आपकी रिकर्सिव लैंग्वेज है वो सबसेट है रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज। ऑब्वियसली यही है, अगर कोई मशीन है जो होल्ड हो रही है और नहीं भी हो रही है, इसका मतलब वो दो पोर्शन है, एक तो होल्ड होने वाला और एक ना होने वाला। तो होल्ड होने वाला पोर्शन कौन सा है, रिकर्सिव लैंग्वेज, और होल्ड ना होने वाला और होने वाला का दोनों को मिला के बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज। तो अपन कह सकते हैं कि जो रिकर्सिव लैंग्वेज है वो आपका सबसेट है रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज का। ठीक है, सबसेट है रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज का। तो क्या लिखा है, द रिकर्सिव लैंग्वेज RL इज अ सबसेट ऑफ रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज REL। ठीक है, सो ऑल रिकर्सिव लैंग्वेज आर रिकर्सिव इन्यूमरेबल, डेफिनेटली, क्योंकि रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज में वह लैंग्वेजेस आती है जिसके अंदर ट्यूरिंग मशीन रुकती भी और नहीं रुकती। तो रुकने वाले भी आ गए, इसका मतलब रुकने वाली कैटेगरी को अपन ने क्या बोल रहे हैं, रिकर्सिव लैंग्वेज। इसलिए रिकर्सिव लैंग्वेज आपका आल्सो किसको कॉम्बिनेशन है, रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेजेस का। एंड कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज क्या होती है, इफ द halting Turing machine is जो halting Turing machine है उसके अंदर जो टेप की साइज है वो इनपुट के बराबर है, तो वो लैंग्वेज क्या कहलाएगी, आपकी कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज। कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज भी ट्यूरिंग मशीन के लिए ट्यूरिंग मशीन ही होती है जो कि आपकी halting वह ट्यूरिंग मशीन अगर किसी ट्यूरिंग मशीन की टेप की साइज इनपुट के बराबर है तो उसको अपन कहते हैं लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा। तो अगर ये रिकर्सिवली लैंग्वेज है, वो जो ट्यूरिंग मशीन जिसके ऊपर ये एक्सेप्ट हो रहा है, होल्ड हो रहा है, उसकी साइज इनपुट के बराबर है, देन दैट इज नोन एज अ कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज। सो ऑल कॉन्टेक्स्ट
sensitive language are recursive language, and all recursive language are recursively enumerable language, but the reverse is not possible. ठीक है? So if the halting Turing machine tape size is same as the input string, then the language accepted by it is called a context sensitive language. So I hope the whole phenomena of recursive language and recursively enumerable language you understood, आपको समझ में आया होगा। तो बताइए स्टूडेंट्स, ये समझ में आया नहीं आया, जल्दी से कमेंट करके बताइए। रिकर्सिव लैंग्वेज, रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज, बहुत सिंपल लैंग्वेज में एग्जांपल के साथ विद एनिमेशन मैंने कोशिश की आपको समझाने की। इसके बाद अपन कुछ गेट के क्वेश्चन भी करेंगे, अपने पास टाइम है, तो कल की क्लास में इसको फिनिश करके अगली अपने बार गेट के क्वेश्चंस भी अपन उठाएंगे, यूनिवर्सिटी में जो आता है वो भी देखेंगे कॉन्सेप्ट के साथ, तो अच्छा लगेगा आपको। ओके, यस, ओके, आई होप सबको समझ में आया होगा। और ये लास्ट स्लाइड है इस लेक्चर की आज की। सो चॉम्स्की हिरार्ची क्या बताती है कि भाई पहला कौन होता है, फिर कौन होता है, जैसे अभी अपन ने देखा था कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज, उसके ऊपर रिकर्सिव लैंग्वेज, उसके ऊपर रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज। तो सिमिलरली सबसे पहले आपकी ट्यूरिंग मशीन होती है। मशीन क्या होती है? आपकी ट्यूरिंग मशीन जो सबसे बड़ी है, जिसके अंदर सारी लैंग्वेज आप रीयूज कर सकते हैं। लैंग्वेज जो होती है उसको अपन दो टाइप की लैंग्वेज होती है। जो ट्यूरिंग मशीन होती है वो हॉल्टिंग भी हो सकती है, नॉन हॉल्टिंग भी हो सकती है। अगर हॉल्टिंग नॉन हॉल्टिंग दोनों है तो उसके द्वारा जो लैंग्वेज होगी उसको अपन क्या बोलेंगे? रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज। सी, इसको ध्यान से सुनना, पूरा निचोड़ है टीओसी का इस राशि के अंदर। और जो ग्रामर होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? उस ग्रामर को अपन बोलते हैं सिंपल सा अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर, या द ग्रामर जिसको अपन बोलते हैं अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर टाइप 0 ग्रामर भी बोलते हैं, और अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर भी आप इसको कह सकते हैं। सो द ट्यूरिंग मशीन इज अ मशीन, the language generated by the Turing machine is accepted by the Turing generated by this accepted by this Turing machine is known as a recursively enumerable language। और ये लैंग्वेज किसके द्वारा जनरेट हो रही है? आपकी जनरेट हो रही है टाइप 0 ग्रामर के द्वारा, जिसको अपन क्या बोलते हैं? अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर। नाउ नेक्स्ट मशीन जो आपकी आती है इसको अपन ने बोला था हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन। ठीक है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं HTM का मतलब क्या हो गया? हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन। अब हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन के द्वारा जो लैंग्वेज होती है, अभी मैंने आपको बताया रिकर्सिव लैंग्वेज, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? रिकर्सिव लैंग्वेज। और वो भी किसके अंदर आती है? आपके टाइप 0 ग्रामर ही है, उसकी ग्रामर को भी अपन क्या बोलते हैं? टाइप 0 ग्रामर। अब इसके बाद अगली मशीन कौन सी आती है? अभी अपन ने देखा जिसको हम बोलते हैं लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा। तो अगली मशीन आपकी कौन सी है? LBA, लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा। इस लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा द्वारा जो लैंग्वेज एक्सेप्ट होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज। तो लैंग्वेज को क्या बोलते हैं अपन? कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज। और जो ग्रामर होती है जो कि इस कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव को लैंग्वेज को जनरेट करती है उसको हम बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर, उसको हम बोलेंगे कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर। और टाइप 1 ग्रामर, टाइप 1 ग्रामर क्या कि X produces Y where X and Y are the combination of terminals and variables and X the size of X is less than to Y। नाउ नेक्स्ट मशीन कौन सी होगी? जो लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा होगा। फिर आपका पुश डाउन ऑटोमेटा। तो पुश डाउन ऑटोमेटा इट इज योर पुश डाउन ऑटोमेटा। पुश डाउन में भी दो कैटेगरी है, नॉन डिटरमिनिस्टिक, डिटरमिनिस्टिक। तो अपन ने दोनों को अलग अलग बांट दिया। तो नॉन डिटरमिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा और एक नॉन डिटरमिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा। तो जो लैंग्वेज होती है वो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, और जो आपकी ग्रामर होती है वो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर या टाइप 2 ग्रामर। ठीक है, और सिमिलरली एक होता है आपके डिटरमिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा, और ये डिटरमिनिस्टिक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। ये डिटरमिनिस्टिक के लिए जो होगा वो डिटरमिनिस्टिक होगा, और नॉन डिटरमिनिस्टिक के लिए नॉर्मली कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। तो डिटरमिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा दोनों मैंने आपको पढ़ाया है, डिटरमिनिस्टिक नॉन डिटरमिनिस्टिक विद एग्जांपल पढ़ाया है। डिटरमिनिस्टिक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज और उसको टाइप 2 ग्रामर ही बोलेंगे। इसके बाद आपका क्या आता है? इसके बाद आपका आता है फाइनाइट ऑटोमेटा। डिटरमिनिस्टिक नॉन डिटरमिनिस्टिक दोनों होता है। फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर अपन ने डिटरमिनिस्टिक भी पढ़ा था, नॉन डिटरमिनिस्टिक भी पढ़ा था। तो फिर देखो फाइनाइट ऑटोमेटा, और इसके अंदर जो लैंग्वेजेस होती है उसको बोलते हैं रेगुलर लैंग्वेज, और जो ग्रामर होती है उसको हम बोलते हैं टाइप 3 ग्रामर या रेगुलर ग्रामर। रेगुलर ग्रामर भी बोल सकते हैं, टाइप 3 ग्रामर भी बोल सकते हैं। तो दिस डायग्राम इज इट रिप्रेजेंटिंग द होल सिनेरियो, जो कि अभी तक अपन ने सारा कॉन्सेप्ट पढ़ा है। सारी चीजें डायग्राम में कवर हो जाती हैं। इसके ऊपर अपन ने बहुत सारे टॉपिक्स सारे अलग अलग पढ़े। रेगुलर ग्रामर अपन ने पढ़ा था, पुश डाउन ऑटोमेटा पढ़ा था, लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा आज पढ़ा है, हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन, नॉन हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन क्या होता है ये अपन ने देखा। इसके रेस्पेक्ट लैंग्वेज क्या होती है, लैंग्वेज के रेस्पेक्ट आपका ग्रामर क्या होती है, सारी चीजें देखी हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स बताइए आपको समझ में आया नहीं आया? आज की क्लास कैसी लगी स्टूडेंट? समझ में आया आपको? यस और नो कमेंट करिए।
स्टूडेंट्स, आर यू अंडरस्टूड ऑल द कॉन्सेप्ट जो कि आज अपने डिस्कस किया है? यस और नो? Yes, sir, got it. Thank you very much. Thank you.